आदाब, ख़ास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज मेरी मेहमान है नीरजा मलिक। नीरजा मलिक के बारे में कुछ कहने से पहले मुझे अल्लामा इकबाल का वो बड़ा खूबसूरत शेर याद आता है। उन्होंने कहा कि कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। ऐसा ही कुछ है नीरजा मलिक के बारे में। नीरजा मलिक शख्सियत क्या है? शख्सियत ये है कि कैंसर जैसे मर्ज़ से लड़ी ही नहीं, कामयाबी पाई, और कामयाबी पाने के बाद आज दुनिया के बाकी लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश कर रही हैं। कोशिश ये कर रही हैं कि जो इंसान जहां हिम्मत हार जाए, हौसला हार जाए, जहां उसको लगे कि उसका हौसला उसका साथ छोड़ रहा है, वहां पर ये अपने तरीके से, अपनी मोटिवेशनल स्पीचेस से, अपनी किताब के ज़रिए जो कुछ ही दिनों के बाद मंजर आम पर आने वाली है, कोशिश ये करती हैं कि लोगों तक पहुँचे, उन हारे हुए लोगों तक पहुँचे जो मौत के खौफ से, जो किसी बीमारी के डर से, ज़िंदगी से दूर भागने की कोशिश करते हैं, उन सब को इंस्पायर करने की कोशिश करती हैं। नीरजा जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका बचपन कश्मीर की खूबसूरत वादी में कैसे शुरू हुआ? क्या कुछ बचपन की यादें, इससे पहले कि हम बात करें कैंसर की, इससे पहले हम उन तमाम लम्हों की बात करें, वो पहले लम्हे जब ज़िंदगी की कोंपल फूटी कश्मीर में, उसके बारे में जानना चाहूँगा कि कैसे शुरुआत हुई ज़िंदगी की। पहले तो जुनैद, आपने बहुत ही प्यारे तरीके से मेरे बारे में बात की है, बेहद शुक्रिया। मुझे आज अगर इस इंटरव्यू में मेरे आंसू निकल आए तो आप ये सोचिए कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं घर वापस आ गई हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुई थी। हमारे सब हर साल के छुट्टियाँ सब यहाँ ही गुजारे करते थे। राजबाग में प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट के पीछे हमारा घर था, राजबाग में। नाम था स्वास्तिका घर का नाम था। और पैदा मैं कहाँ हुई थी, ये तो बहुत हंसने की बात है, क्योंकि जब मम्मी कहते हैं कि अब बस भी कर, तू बहुत खा रही है, तो मैं क्या कहती हूँ, मम्मी आप ही ने मुझे डाइनिंग टेबल के ऊपर मैं पैदा हुई थी, तो वो डाइनिंग टेबल के ऊपर पैदा हुई वो मेरी गलती नहीं है। जी, तो आप पूछिए क्यों, कैसे? तो मेरे जो ग्रैंडफादर नाना जी थे, श्री प्रीतम चंद्र राव, और मेरी नानी जी मोहिनी राव, वो जब मैं पैदा हुई थी 1954 में, वो तब जम्मू और कश्मीर बैंक के जनरल मैनेजर थे, रेजिडेंसी रोड पे। अच्छा। तो जो बंगला उसके पीछे था, मैं उधर पैदा हुई थी। और नानी जी की बेस्ट फ्रेंड एक गायनेकोलॉजिस्ट थी, डॉक्टर संत कौर, तो मैं वहाँ पैदा हुई थी। और जब हम बॉम्बे गए और स्कूल में ऑब्वियसली एडमिशन करनी चाहिए, तो मम्मी ने बताया कि ये मेरी बेटी है वगैरह। तो सिस्टर ने पूछा, ठीक है, इसका बर्थ सर्टिफिकेट क्या है? तो शायद मेरी मम्मी ने बोला, वो होता क्या है, या मेरे पास नहीं है। तो मम्मी थोड़ी घबरा गई। तो फिर उन्होंने बोला, देखे, मेरी शादी श्रीनगर में 1953 8 मई हुई थी। अच्छा, 8 में आपको ये भी याद है कि आपकी मम्मी थी, उनकी शादी कब हुई? क्योंकि एक बारी तो मैंने एल्बम देखी कि उनकी शादी के एल्बम में तो मैं नहीं थी। मैं कहाँ थी, क्यों नहीं थी? और मेरी बेटी पैदा हुई थी 11 जून 1954। तो ये बात मुझे ना बहुत मिस्टीरियस लगी। तो सिस्टर ने तो बात मान ली। तो जब हम दिल्ली गए थे छुट्टियों पे, तो वहाँ सबसे जो एल्डरली जेंटलमैन थे, मेरे ग्रेट ग्रैंड अंकल, उनके पास मैं गई और बोली, पता पहले मेरी मम्मी पापा की शादी हुई थी, फिर मैं पैदा हुई थी। तो पहले तो सब शांत, फिर हंसने लग पड़े। और मेरे ग्रेट ग्रैंड अंकल ने कहा, गुड इट हैपेंड दैट वे, अच्छा है कि वैसे ही हुआ। तो ऐसा है। What do I remember about श्रीनगर? मुझे याद है कि हमको बताया गया था कि दोपहर को सोना है, पर हम कहाँ सोते थे? कमलों के नीचे तकिए घुसेड़ के खिड़की के बाहर निकले, एक टहनी है, नीचे गए और फिर चले गए। गेट के पास एक शातूश का पेड़ था। तो हमको क्या पता कि हम जब खा रहे हैं तो लाली दिखेगी, तो हम पकड़े जाते थे। पर मेरे नाना जी के हाथ में कुछ किस्म का जादू था।
स्ट्रॉबेरीज, एप्पल्स, चेरीज, बादाम, वॉलनट, हमारे छोटे से जगह में सब कुछ ये तमाम चीज़ें ये मौजूद थी। तमाम चीज़ें। और हम ऐसे, अगर आप अपनी आंखें बंद कीजिए और घर को ना देखिए, जी जी। तो जहाँ पेड़ वगैरह थे तो ऐसे लगता था कि हम जंगल में थे, तो हम बच्चे थे। ये नज़ारा है उस वक्त के कश्मीर ओह का। माय गॉड, ये अब 60s की कश्मीर की बात कर रही हैं। एब्सोल्युटली। मेरी उम्र 62 है अब। जी 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 जी। बट इट इज़ सो फ्रेश इन माई माइंड, क्योंकि हर साल लगातार हमारी छुट्टियां यहाँ तो होती स्कूलिंग थी। सबसे पहले कहाँ? सबसे पहले पहला स्कूल जहाँ नर्सरी आपने? प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट। जी। और क्योंकि हम वहाँ रहते थे और मैं, आई हैव दिस लेड बैक लाइफ, थोड़ी मैं तकरीबन, आज भी आपने देखा होगा, वक्त पे नहीं पहुँच पाई। जी, तो जी। हमारे गार्डनर ने क्या किया कि जो वॉल था हमारे गेट और प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट के हेज से वहाँ एक छोटा सा होल बनाया, जी। ताकि जब बेल रिंग हो हम्म। तो मैं भागी जाऊं और उससे घुस के, क्योंकि अदरवाइज मुझे बहुत चलना पड़ता था ना, छोटी सी जान थी। अच्छा। तो कैसे मैं रोड पे निकल के, मेन रोड पे जाके, बिल्कुल वहाँ जाके, गेट तो वहाँ हुआ करता था, तो हम यहाँ पीछे से घुस जाते थे। वहाँ अच्छा, से- वो उस तरह का एक टनल आपके लिए हाँ। तैयार हो गया और वहाँ से आप बिल्कुल। जो आना जाना शुरू हो गया। और आई थिंक कि मैं बचपन से ही आई बीन अ वेरी फ्रेंडली, मतलब कि सबको मैं बहुत प्यार करती हूँ, और गॉड इज़ ग्रेट, सब मुझे बहुत प्यार करते थे। तो मैं थोड़ी अग्रेसिव और बॉसी, मतलब इंजॉइंग माई सेल्फ। तो टीचर्स क्या कहती थी कि जब भी कोई नई बच्ची आए जो रोती थी, तो वो मुझे वो बच्चा सौंप देते थे। मतलब उस छोटी उस सी उम्र छोटी में भी उम्र में। आपका ये काम था कि बच्चों जो बिल्कुल। रोने वाला बच्चा होता था वो आपके बिल्कुल, पास आ जाता मेरे था। पास आता था और मैं उसको अच्छी आपका तरह काम उसको प्यार से- हंसाने का होता था। बिल्कुल। और मैं फिर उन दिनों में माँ भी, "अरे, मेरा बच्चा", तो मैं, आंटी जी घबराओ मत, 2-3 बार रोएगी तो अपने आप ठीक हो जाएगी। तो स्कूल से कॉलेज वहीं पे था या? नहीं, नॉट एट ऑल, क्योंकि मेरे पिताजी इंडियन नेवी के थे, तो हमारी अक्सर पोस्टिंग्स होती थी यहाँ वहाँ, अलग अलग जगह? अलग अलग जगह। एंड तो कोई जगह नहीं थी जहाँ हम कभी कभी 1 साल 2 साल 6 महीने, जी। विलिंगटन गए तो स्टाफ कॉलेज के 6 महीने होते थे, देहरादून भी गए, पर छुट्टियाँ हर वक्त यहाँ कश्मीर में आप गुजारने के कश्मीर लिए में। आते थे? और मेरे नाना जी तो वो ही नेवर बिलीव्ड कि छोटी चीज़ों में, जी, जी। अगर आम आ रहे हैं, चौसा मैंगोस ढेर से टोकरियाँ भर, न्यूज़े आ रहे हैं। अब मैं डाउन साउथ या सहेलियों को पूछती कि तुम लोगों ने न्यूज़े खाए हैं? और वो कहते हैं वो क्या होते हैं, वो तो आजकल खाली पेस्टो सॉस में मिलते हैं। बिल्कुल मिलते हैं। पर हम तो वो तोड़ तोड़ के खाते थे। मेरी मासी तो तोड़ के एक अच्छा सा ढेर बनाती थी, जी बाकी बच्चों ने खा लेना। जी। हाँ, उनके तो ख़त्म हो जाते, और ये प्यार से ढेर बनाती थी, बाकी बच्चे भाग के हड़प लेते थे, तो फिर रोती थी। तो मेरी पूरी ज़िंदगी इतने हैप्पी मेमोरीज़ के साथ हुई है कि आई थिंक मैं एक किताब लिख सकती हूँ, माय बिलव्ड कश्मीर। अच्छा, वो इस तरह का सफ़र गुजरा है। इस- अब मैंने इस- कहा कि जब स्कूल की ये तमाम यादें आपके साथ हाँ जी, हैं, हाँ उसके जी। बाद अब कॉलेज में आप एंट्री करती हाँ हैं, जी। तो क्या कुछ कॉलेज में आपको देखने में, और कॉलेज कहाँ था, क्या वो कश्मीर में ही था नहीं, या अब कश्मीर तो से स्कूल बाहर? वाज ऑल ओवर, मतलब कि बॉम्बे में था, देहरादून में था, कुनूर में था, वेलिंगटन में था, हर जगह था, दिल्ली में था। मेरी एक्चुअली फिनिश माय स्कूलिंग इन दिल्ली, मार्टर डे कॉन्वेंट में स्कूल ख़त्म किया, एंड फिर हम बॉम्बे गए। वहाँ मैंने आई डिड माय BSW, बैचलर ऑफ सोशल वर्क। अच्छा, बैचलर ऑफ सोशल वर्क किया, यानी और- आपने ना इंजीनियरिंग में जाना पसंद किया, ना मेडिकल बिल्कुल फील्ड में जाना नहीं, पसंद किया, बिल्कुल नहीं। आपने देखो सोशल तो- वर्क। उसी वक्त। और फिर मैंने क्या किया कि उसके बाद मैंने B.Ed किया, तो स्कूलों में काम किया है एज अ सोशल वर्कर, स्कूलों में काम किया है एज अ 4th स्टैंडर्ड क्लास टीचर। बट द फैंटास्टिक थिंग इज़ कि अगर आप बिलीव कर सकते हो कि हम अपनी किस्मत लेके आते हैं, जी जी।
तो जो ऊपर वाले ने सोचा था कि देख बच्चों, मैं तेरी ज़िंदगी में इतने एक्सपीरियंसेस देने वाला हूँ और तू ऐसे मोल्ड होगी कि सोशल वर्क करेगी तो स्किल्स आते हैं केस वर्क के, ग्रुप वर्क के, कम्युनिटी वर्क के। तू टीचर बनेगी, स्किल्स आते हैं बच्चों को संभालना, बिल्कुल, और उनके माँ बाप के साथ बात करना, उनके सो ऑल द स्किल्स दैट आई हैव। उन्होंने कहा बच्चों तेरे लिए यही काम ठीक है। तो इसका आपको लगता है कि ये क्या कहते हैं, भगवान ने आपके लिए सारा प्री प्लान करके एक तमाम चीजें जो है वो हो चुकी थी, हड्डियां तोड़ाई, फैसला हो चुका था कि आपने कहाँ जाना है। अच्छा, बहुत मिसकैरेजेस हुए, शादी हुई, बहुत मिसकैरेजेस हुए। 8th मंथ में एक स्टिल बॉर्न भी हुआ। मतलब ये आप कॉलेज से निकलने के बाद जब आपकी शादी हुई, हाँ तो शादी के बाद का जो सफर था वो भी कोई क्या कहते हैं वेरी कलरफुल, ऐसा नहीं था कि सब शांत स्वभाव से बैठे हैं, रोटी पका रहे हैं नहीं, इट हैड टू बी फुल ऑफ एडवेंचर, कुछ ना कुछ होता जा रहा था। जी जी, क्या कुछ हुआ उस? अच्छा, तो क्या कुछ हुआ कि बहुत मिसकैरेजेस हुए। फिर 8th मंथ में आई हैड अ स्टिल बॉर्न, died inside me, the baby, lovely baby। अब देखो, मैं आंखें मुझे बंद भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो प्यारी सी नन्ही सी शक्ल, मैंने बच्ची को उठाया, अपने आर्म्स में देखा। अब जुनेद, क्या है कि बहुत ठेस पहुंचता है दिलो दिमाग में, आप रुल जाते हो, आपको पता नहीं लगता कि इतना दुख। और फिर कहीं से एक किरण आती है, और वो किरण क्या होती है, एक आइडिया होता है। ये मिसकैरेजेस कितने हुए? हाँ, मिसकैरेजेस, हाय राम, तकरीबन 10-15 तो हो गए होंगे, क्योंकि हर वक्त मैं सोचती थी कि प्रेग्नेंट हूँ। फिर 2-3 महीने सब कुछ ठीक होता था, फिर द डैम्स वुड बर्स्ट। तो देन हर वक्त मैं, अच्छा ठीक है 6 महीने, आहा, फिर 8वें महीने में दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड। एंड उसके बाद मेरे ट्विंस हुए, 2। ये कितने साल के बाद लगभग हुए? ये 3 साल के बाद, मतलब आई हैड दिस मिसहैप ऑन द 23rd of July 1987, और मेरे बच्चे ट्विंस पैदा हुए 1990 में 5th of July। 5th of July। शादी के कितने साल बाद लगभग? हाय, शादी के 12 साल बाद। शादी के 12 साल के बाद 12 साल के बाद बच्चे हुए। तो मैं यहाँ पर इससे पहले कि आप और बहुत सारी ये खूबसूरत बातें हमारे साथ शेयर करें, हाँ जी, मैं सिर्फ यहाँ वो तमाम महिलाएं जो हमें देख रही हैं, वो तमाम औरतें जो जिस भी जगह परेशान हैं, इन सब कारणों की वजह से परेशान हैं, उन सब के लिए आपके ज़रिए ये जानना चाहूँगा कि 12 साल आपने औलाद का इंतज़ार किया, 12 साल के बाद आपको ट्विंस हुए, ये 12 साल का सफ़र जो आपने तय किया, यही जानना चाहूँगा कि ये 12 साल का सफ़र, इसमें क्या कुछ मैसेज, क्या कुछ संदेश उन औरतों के लिए, उन माँओं के लिए, उन बहनों के लिए आप देना चाहेंगे जो इस तकलीफ़ से गुजर रही हैं? करेक्ट। अच्छा, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि जब ऐसी कुछ चीज़ होती है तो हम एकदम बिखर जाते हैं। बिल्कुल। पर जब हम बिखर जाते हैं जुनैद, ऐसा होता है कि हम अपने आप एक ग्रेव डिग करते हैं, अगर आप समझ रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं डिग करती जाऊंगी और मैं तो घुसती जाऊंगी, और वो जो कचरा या जो मट्टी है वो मेरे ऊपर आ रही है, बिल्कुल ठीक है आ रही है, बिल्कुल। अभी इतने वो मट्टी मुझे इतनी दबा देगी कि अगर मैं चाहूँ भी, या अगर अल्लाह मियाँ भी चाहे कि बच्ची उठ, आई एम सेंडिंग यू ग्रेस, जी, नहीं हो सकता। तो मैं कहती हूँ कि सबसे पहले ये सब महिलाएं नेवर से के मैं क्यों, ये सब मैं बर्दाश्त क्यों कर रही मैं क्यों बर्दाश्त, मैंने क्या कुछ और एक सोच आती है उसके, औरतों के मन में एक सोच आती है, वो सोचना शुरू हो जाती है कि पता नहीं मैंने कौन से पाप किए हैं जिनकी सजा मुझे मिल रही है। बिल्कुल जी। तो मैं एक चीज़ यहाँ आई वॉन्ट टू इंसिस्ट ऑन इट कि देखो, हम सब जो रूह हैं, हम प्यार के काबिल हैं, बिल्कुल। और हम अगर अल्लाह मियाँ ने, भगवान ने जो भी है हमें बनाया है, उनके इमेज में बनाया है, बिल्कुल। तो हमारी बर्थ राइट है टू बी हैप्पी, टू बी हेल्दी, खुश रहना। तो अगर हम कहें कि मैंने तो एक मक्खी भी नहीं मारी है, ये सब मुझे क्यों हो रहा है, मुझे क्यों, वाई मी,
हम फिर दब जाते हैं। बिल्कुल। पर अगर हम कहें अच्छा ठीक है ये हुआ है, इसमें से मुझे कुछ लेसन लर्न करना है, जी जी। वो जो लेसन मैं लर्न कर लूँगी और मैं आगे बढ़ूँगी, मैं होंगी कामयाब। आई विल बी एबल टू फेस एनीथिंग एंड गो अहेड। इससे क्या होता है, जी जी, हमारे देयर इज अ पीस। और जब हमारे शरीर, हमारे सोल को, हमारे मन को, हमारी रूह को पीस आती है, फिर बच्चे आने में कुछ तकलीफ नहीं होती। टेंशन हो तो बच्चे कहाँ से आए? इसमें मुझे ये बताएं कि जो आपके पति थे उनका कितना सपोर्ट, कितना वो आपकी हिम्मत बांधते रहे? एब्सोल्युटली। वो मैं जानना चाहूँगी। अब उन्होंने, मुझे मालूम है कि काफ़ी लोग हैं, लोग मेरे पास आते हैं, मैं काउंसलिंग करती हूँ। 98 में जब मेरा पहला कैंसर का हुआ था तो तब से मैं काउंसल कर रही हूँ। काउंसिल क्या, आप तो कह रहे हैं कि मैं नर्सरी से करती आ रही हूँ। जी जी बिल्कुल। तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम कैसी औरत हो। मुझे पता है कि बाकी औरतें आती हैं और कहती हैं कि हमारे सास ससुर, हमारे हस्बैंड हमारा जीना हराम कर देते हैं, क्योंकि वो उंगलियां हमारे पे उठाते हैं। बिल्कुल। कि तुम जैसे आप कह रहे थे, अच्छा क्या क्या पाप किए होंगे तुमने, जिसकी सजा अब हमारे बच्चों को मिल रही है। हाँ, अब तुम भुगत रही हो। और वो दिन कि हमने तुझे हमारे घर में बहू बना के लाया। बिल्कुल। नॉट एट ऑल। ये भगवान की बेहद कृपा है कि मेरे जो इन लॉज हैं, मेरे जो हस्बैंड हैं, बहुत ही सपोर्टिव। नहीं तो उनके बिना मैं कुछ नहीं कर पाती। उसके बाद ये आपके यहाँ जब औलाद हुई, उसके बाद 8 साल के बाद आपको उस चीज़ के बारे में पता चलता है, आपके सफ़र में उस चीज़ के बारे में पता चलता है जिस चीज़ का नाम सुनते ही हर इंसान के अंदर खौफ भर जाता है। खौफ इतना भर जाता है कि मौत तो बहुत देर बाद आती है, लेकिन वो इंसान पहले ही मर गया होता है। जिस वक्त ये पहली बार आपको मालूम पड़ा तो जहन में क्या आया, सोच में क्या आया, और क्या वो नीरजा जो 20 साल पहले, 30 साल पहले या 8 साल पहले जिसको भगवान ने बहुत सारी खुशी अब दे दी थी, वो कहीं ये तो नहीं हुआ कि टूट गई, बिखर गई एकदम से जब ये चीज़ डिटेक्ट हुई? अच्छा, तो अभी मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड बताना चाहूँगी कि मेरे परिवार में, माय फादर साइड, 3 जनरेशन्स में तकरीबन 60-70 लोगों को कैंसर हो चुका है। तो जब मैं और अपनी कज़न्स, मेरी कज़न्स, हम लंदन में रह रहे थे, अमेरिका गए, तो हम जब बात कर रहे थे रात को, सब मदर्स इन लॉज, हस्बैंड्स, बच्चों को सुला दिया। ये 81 की बात है, दिसंबर 81 की बात है। और हम 3 लड़कियां बैठ के गप्पे मारे थे, और मैंने अपना मुंह खोला और बोला, आई वंडर हु नेक्स्ट। पता नहीं कि अब इसके बाद किसको कैंसर होगा, बाद किसको कैंसर होगा। तो पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि इससे पूरी दुनिया एक लेसन ले ले कि जब हम अपना मुंह खोलते हैं, अच्छी चीज़ें खोल के बोलनी चाहिए। मतलब जो भी आप अपने मुंह पे लाना चाहते हैं अच्छा बोलें, क्योंकि पता नहीं वही चीज़ अगर आ जाए, हम क्यों बैल मुझे मार, हम क्यों कर रहे हैं नेगेटिव? तो हमको कुछ चीज़ अपने साथ, व्हेन आई से आई, उसके साथ कुछ नेगेटिविटी जोड़नी नहीं चाहिए। इट शुड ऑल बी पॉजिटिविटी, ताकि हम खुश, सब खुश, हमारा परिवार खुश, हमारे आसपास रहने वाले लोग खुश, कम्युनिटी खुश, वर्ल्ड खुश। बिल्कुल। व्हाट बेटर। पर उस दिन मैंने कहा, और इसे जुबान से निकला वो लफ्ज़, जुबान से निकला। 98 को मुझे हुआ। जो मेरी बड़ी कज़न सिस्टर थी उनको 2001 में हुआ, और जो हमारी बीच में जो कज़न सिस्टर थी उनको 2008 में हुआ। अच्छा। तो मैं जब मैं पेशेंट्स को काउंसल करती हूँ, मैं कहती हूँ, वो पहली बार हो जाता है, फिर वो लड़ लेते हैं, फिर वो कहते हैं दूसरी बार तो नहीं आएगा। तो मैं कहती हूँ देखो मुझे आ गया है और चला गया है, आप सोचो मत, आप बुलाओ मत।
जब कुछ होता है, लोग, एक पेशेंट मेरे पास आई, रोने लगी बहुत जोर से। मैंने कहा क्या हुआ है? उसकी लात नहीं थी, पर उसको देखो तो ऐसे लगता था कि एक वोग मैगजीन से निकली है। इतनी खूबसूरत थी। पैंट पहन के, बाल एकदम, देखो ये ठीक से नहीं कटा, उसके कटे हुए प्रॉपरली नेल पॉलिश, मतलब मॉडल। और वो मेरे साथ बैठ के रो रही थी। तो मैंने कहा तुझे क्या? कहती यहाँ दर्द होती, मैं सोचती हूँ कैंसर वापस आ गया, यहाँ। और वो रो रही थी। तो मैंने उसको खाली एक चीज़ बोली, मैंने कहा देख, मैं बहुत खुश हूँ कि तू आज आई है। बोली क्यों? क्योंकि अगर तू कल आती मैं तो यहाँ नहीं होती। क्यों? मैं बॉम्बे जा रही हूँ। क्यों? 2-3 दिन पहले मैं एक पिक्चर देख रही थी। पिक्चर देखो तो बनता है कि कोल्ड कॉफ़ी और पॉपकॉर्न लो। अच्छा, पॉपकॉर्न खाती हो तो गिर जाता है। तो मैं ऐसे कर रही थी और सडनली आई फेल्ट अ लंप। राइट। तो कहती है तो फिर? मैंने कहा मैंने सब टेस्ट कर लिए, मैं बॉम्बे जा रही हूँ और कल मेरी सर्जरी है। तो मैं आई एम फ्लाइंग टू बॉम्बे टुमारो, और कल ही दोपहर को मतलब ये हिम्मत और ये हौसला पहले से ही था? कोई नया आपको हिम्मत या हौसला करने की ज़रूरत जो है, जब ये आपको पता चला, करने नहीं पड़ा? हाँ, क्योंकि मेरे, आई थिंक, जो मुझे प्यार, जो हिम्मत, जो मेरे माँ बाप ने, मेरे परिवार ने, मेरी नाना नानी, माई इन लॉज, जब बचपने में ये सिक्योरिटी मिलती है आपको, इसीलिए मैं हर पेरेंट्स को कहती हूँ कि अपने बच्चों को ऐसे रखो कि दे आर अवेयर कि आप उनको जो कुछ भी हो आप उनके साथ हैं। तो मैंने फिर उससे बोला कि मैं तो सर्जरी के लिए जा रही हूँ। वो ऐसे रोने लगी। मैंने कहा अब क्या हुआ है? कहते हाउ अनफेयर। मैंने कहा किसके लिए, क्यों? कहती तेरे लिए, आपके लिए। उसने गूगल करके पूरा मेरा किस्सा जाना होगा। तो बोली पहले हड्डी पसली, फिर मिसकैरेजेस, फिर ये, फिर पूरा किस्सा। मैंने उसको खाली एक चीज़ कही जो मैं सबको कहना चाहती हूँ कि खाली 2 चीज़ें सर्टन होती हैं। एक कि आप आप पैदा होते हो, और दूसरा कि आप मर जाते हो। ये तो अनसर्टन, ये इतनी सर्टनटी है कि देयर इज़ नथिंग। अब इन बिटवीन अगर मुझे अलग अलग चीज़ें हों और मैं सोचूं कि दिस इज़ द एंड ऑल एंड बी ऑल ऑफ एग्जिस्टेंस, राइट, फिर मैं कैसे जीऊंगी? अगर मुझे इधर नहीं जाना है, उधर जाना है, उधर मेरी जर्नी ऑफ लाइफ ख़त्म होती है, तो तब तक मैं क्या मर मर के जीऊंगी? आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। तो ये 98 में जिसको डिटेक्ट हुआ, हाँ जी, डिटेक्ट होने के फ़ौरन बाद क्या किया आपने? कैसे अपने आप को संभाला? कैसे अपने आप को आपने दोबारा से शुरुआत कैसे की? हाँ। और फिर उसके बाद ज़िंदगी नए सिरे से कैसे दोबारा से शुरू हुई? तो सोचिए कि आप बॉम्बे गई, हॉस्पिटल पहुंची, सारे टेस्ट हुए, टेस्ट के फ़ौरन बाद रिपोर्ट्स आई, तो जो ही आपने रिपोर्ट्स पढ़ी तो ये जो मैं चेन्नई में थी, मैं चेन्नई में रहती हूँ, मेरे बच्चे तब तक 8 साल के थे, और ये डेट भी है फ्राइडे द 13th फरवरी जब मैं डायग्नोज हुई। तो मैंने मुझे एक चुभन, अब लोग कहते हैं कि जब कैंसर होता है तो दर्द नहीं होती है, अलग अलग किस्से आते हैं, पर मुझे एक चुभन सी हुई 2 फरवरी, और डेट क्यों मुझे याद है, वो दिन मेरे पिताजी का जन्मदिन था। अच्छा, पिताजी के जन्मदिन के उस साल में 98 में। तो मैंने छुआ और एक छोटा सा पी साइज का थोड़ा सा लंप था। तो मैंने उन दिनों में, मैं बहुत ही पतली थी, बहुत एक्सरसाइज करती थी, मैंने कहा एक स्ट्रेन होगा। 10 दिन बाद, और मैं भूल गई, 10 दिन बाद वही चुभन फिर से हुई। फिर मैंने देखा, अब वो मटर का जो साइज था वो काफ़ी बड़ा हो गया। तो फिर मैं अस्पताल गई और मैंने अपने आप को चेक करवाया, और फिर उन्होंने पूछा, बहुत अच्छी तरह थरली चेक किया, पूछा कि आर्मपिट में ये कब से है? और मुझे पता भी नहीं था कि जो ट्यूमर मेरे आर्मपिट में है वो जो ब्रेस्ट में ट्यूमर है उससे काफ़ी बड़ा था। अच्छा। हाँ, और जो वो भी
नोड्स निकाले थे जब 21, तो 9 नोड्स वर malignant, उनमें से 9 मैलिग्नेंट का मतलब कैंसरस थे सारे? हाँ, क्योंकि ट्यूमर हो तो बेनाइन हो सकता है या मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट हो सकता है, ठीक दो है, में से एक ही। बेनाइन मतलब कैंसर नहीं है, नहीं है, मैलिग्नेंट का मतलब होगा Malignant का कैंसर। मतलब कैंसर है। ठीक है, तो उसके बाद मैं वहाँ ही अपना सर्जरी वगैरह करवाने लगी थी। मैंने हस्बैंड को बोला कि मनदीप ये तो बुरी न्यूज़ है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बुलाया और तो कहा। आंसू थे आंखों में या अच्छा, ऐसी ही थी? उस वक्त कुछ नहीं, और मैंने कहा कि ठीक है, ये टेस्ट कराना है, वो टेस्ट कराना है, एंड हम बैठ गए गाड़ी में, मनदीप और मैं, घर जाने के वक्त। और मुझे सडनली याद आया कि मुझे तो 2 लंचेस पे जाना है। तो अच्छा, ये टेस्ट के फौरन बाद आपको लंचेस याद आया? हाँ, और गाड़ी में बैठे, मैंने कहा कोई मनदीप, खौफ नहीं, नहीं, कोई उस वक्त परेशानी नहीं? मैं ऑटो पायलट पे थी। जी वो जी। कहते हैं ना, प्लेन चल रहा है ऑटो पायलट पे। मुझे खाली दिमाग में था कि ये टेस्ट हो गया, ये हो गया, वो करना। SDPA, स्टडी डायग्नोसिस प्लान ऑफ एक्शन, तब वो स्टेज था। तो मैंने मनदीप को बोला कि मनदीप, तू ज़रा गीता को फ़ोन कर दे और बोल कि मैं लंच पे नहीं आ सकती, बीना को मैं घर जाके बोल दूँगी। तो उन्होंने फ़ोन लगाया। मैं शांत हूँ, मेरा दिमाग चल रहा है कि अब मैं मम्मी पापा को बताऊंगी, मैं बहन को बताऊंगी, इन लॉज को बताऊंगी, अब बच्चों को क्या कहूँ, ये सब चल रहा है ऑटो पायलट। और कहीं जहन में ये भी आ रहा होगा कि मेरे बच्चे 8 साल के हैं, हाँ, क्या पता अब मैं इनके साथ आगे रहूंगी या नहीं रहूंगी। वो बाद में, जी। वो तो दैट केम मच लेटर। वो चीज़ें अभी जहन में नहीं थी, हाँ। अभी जहन में सिर्फ लंच था बस। हाँ, लंच था, और अभी आगे क्या करना है। मनदीप ने फ़ोन उठाया और बोला, गीता वो नहीं नहीं आ पाएगी। फिर गीता ने पूछा होगा, भाई क्यों नहीं, क्योंकि, और मनदीप ने कहा उसको कैंसर है। जब ये शब्द मनदीप के मुंह से निकले और आपने सुने, आपके कानों, और मैंने आपके कानों में शब्द सुने, पड़े, तब अथरू निकले। और तब मैंने मनदीप को एक काफ़ी टाइट सा मुक्का मारा और बोला कि क्यों बताया तूने? ऐसे नहीं बता सकता था कि उसका पेट खराब है या कुछ। ये नहीं कि मैं छुपाना चाहती थी, पर तब तक मैंने आई हैडंट डेल्ट विद द सिचुएशन। मैंने वो सिचुएशन को आंख से आंख मिला के देखा नहीं था। सो आई नीडेड टू डील विद इट। उसके बारे में सोचना था, वक्त ही नहीं था। तो एक बारी वो रोना हुआ, और दूसरी बारी जब डॉक्टर्स ने कहा कि आपको 25% चांसेस ऑफ सर्वाइवल हैं अगर आप फ्रांस या अमेरिका जाएं। 25% चांस ओनली, क्योंकि वहाँ उन दिनों में 98 में, और ये 98 की बात है, आज से 16 साल पहले, 18 साल पहले। 18 साल पहले। जी जी। उस वक़्त स्टेम सेल रिसर्च अमेरिका और फ्रांस में हो रहा था, और बड़ी इनिशियल स्टेजेस में था। बड़ी इनिशियल स्टेजेस में। अच्छा, जब मुझे ये पता चला, पहले तो मैंने कहा मैं कहीं नहीं जा रही, मेरे बच्चों को छोड़ के मैं नहीं जा रही। पहला फैसला आपका ही कि कहीं नहीं, तमाम दरवाजे बंद। और मेरी कज़न्स इतनी, आपको मैं बता रही थी कि अमेरिका में बहुत सी कज़न्स हैं। मैंने कहा नहीं। और मैं 3 दिन जुनैद बहुत रोई। आप पूछ रहे थे ना, पहली बार जब वो सब ख्याल, वो सब चीज़ें जहन में आ रही हाँ, थी कि मेरे बच्चे मेरे बाद क्या हाँ, करेंगे। बिल्कुल, और बिल्कुल। वो एक ज़िंदगी के साथ जो इंसान का क्या कहते हैं ताल्लुक़ होता हाँ, है, जब वो ताल्लुक़ ख़त्म होने लगता है तो Correct. कहीं न कहीं इंसान के अंदर खौफ भी आता है, डर भी आता सब है, कुछ और फिर वो इकट्ठा। जो जीने की तमन्ना है, हाँ, वो इंसान को रोने पर मजबूर कर हाँ, देती है। कि अब होगा क्या, हेल्पलेसनेस। बिल्कुल। 3 दिन रोई, और तीसरे दिन क्या ख्याल आया, ये जो ख्याल है ना, फैंटास्टिक चीज़, ख्याल ये आया कि मुझे तो डॉक्टर ने बताया, एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान ने जहन में अब बताया आपके ये है। आ रहा है कि जिसने मुझे ये सब बताया हाँ। वो तो बहरहाल एक इंसान ही है, हाँ, भगवान तो नहीं है। क्या भगवान आए, क्या खुदा आए और बोले कि तुम इतने दिन जीने वाली हो। यू और डेज आर नंबर्ड, अब तो उल्टी गिनती शुरू कर। नहीं, उस दिन मैंने, मगर एक चीज़ है नीरजा जी, हौसला तो टूट जाता है। आई एम टेलिंग यू, 3 दिन रोई मैं, और इतना रोई। और फिर मैंने कहा अच्छा, वो शैम्पू है ना,
नो मोर टीयर्स। मैंने कहा इस दिन से नो मोर टीयर्स। तीसरे दिन के बाद? तीसरे दिन के बाद, क्योंकि मैंने कहा भगवान नहीं आए कि अब तो तेरी गिनती। वो मुझे यहाँ पे याद आ रहा है, कहते हैं कि हाँ? माना कि मौत करीब है, हाँ, जिंदगी जीना न छोड़ दें हम। एकदम, वाह वाह वाह, एब्सोल्युटली। तो फिर नाउ लुक एट द ट्रांजिशन, देखिए चेंजेस, जो ख्याल है बड़ी बड़ी फैंटास्टिक चीज़ है। पहला ख्याल इंसान ने बताया है, दूसरा ख्याल नो मोर टीयर्स, आंसू नहीं, आंसू नहीं, बहुत हो गया। मैं जानना चाहूँगा जी कि औरत हम्म, हमारे समाज में बहुत कमज़ोर माना जाता है इसको, करेक्ट। लेकिन उसके बावजूद ये फैसला करना कि आंखों से आंसू नहीं गिरेंगे, हाँ, ठीक है, और बताने वाला तो इंसान ही एक है, ठीक है, ये कहाँ से आ रहा था? हम सब में, औरत हो या मर्द, शक्ति होती है, और ज़्यादा शक्ति औरत में। अब मेरे जब बच्चे पैदा हुए थे तो मुझे डॉक्टरों ने क्या कहा, अच्छा वो भी 2 महीने और 5 दिन पहले, उनका टाइम था 9th of September। मतलब मैं यूं कहूं कि आपकी हाँ। जिंदगी में कोई भी चीज इसको नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर नहीं, देखा नहीं, जाए, लोग कहे कि हर जगह जो है कदम कदम पे Excitement, कदम कदम पे कदम adventure। कदम पे कुछ न कुछ जो होता रहा है। बिल्कुल। और ये तो कहानी तो ये शुरू, दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अगर मैं बातें करती रहूं तो बहुत दिन बीत सकते हैं। जी 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 जी। तो दृढ़ निश्चय, डिटर्मिन्ड डिसीजन, एक रोयो, तो भगवान ने नहीं कहा, इंसान ने। 3 नो मोर टीयर्स। चौथा दृढ़ निश्चय के मैं अपने बच्चों के लिए जीऊंगी। फैसला कर लिया आपने। उस वक्त ही, और 1-2 साल मैं डॉक्टर को यहाँ पूछती थी। मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर ये कह रहा है कि सिर्फ 25% चांसेस है सर्वाइवल के। वो तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं वो समझ जाएं, मौत ज़िंदगी इसका फैसला भगवान के हाथ में है। जब ऐसे मौके आते हैं, उन मौक़ों से कैसे लड़ना है, उन मौक़ों से कैसे झगड़ना है, और कैसे वो जो हमारे इतिहास में कभी किसी ने कहा है कि भगवान से भी प्राण वापस ले आई थी। हाँ। तो वही चीज़, इसीलिए मैं तभी दर्शकों को कह रहा था कि हौसला और हिम्मत जो है बिल्कुल नहीं हारना हारनी नहीं चाहिए। है। तो उसके बाद फिर बिल्कुल आपने नहीं। क्या किया? हाँ, तो मैंने कहा कि बस अब तो मैं बच्चों के लिए जीऊंगी। अच्छा, एक बारी वो, अब लिटिल, हर एक 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद चेकअप्स होते रहते हैं। तो एक आध चेकअप के बाद मैं पूछती थी डॉक्टर को कि मुझे कितना वक्त है, और वो फिर ऐसे दिखते थे मुझे। ये बताएं कि ये सवाल कि मेरे पास वक्त कितना है, ये नहीं, किस? अच्छा बट सुनो ना, तो वो डॉक्टर मुझे ऐसे देखे कि अरे तू अभी भी जिंदा है। तो फिर मैंने कहा इसको तो कुछ पता नहीं, छोड़ो। डॉक्टर भी हैरान होते थे, वो ये कहते थे कि ये जिंदा कैसे है। तो फिर तो वो ख्याल गया बाहर, और मैंने कहा अच्छी तरह जीऊंगी। और वो फर्स्ट सेशन में मैंने 56 मूवीज़ देखी 56 मूवीज ड्यूरिंग माय ट्रीटमेंट टाइम। और वो भी घर में नहीं, घर में कोई टीवी ऑन करता था, सर फटता था, अच्छा नहीं लगता था, पर पिक्चर ज़रूर देखनी है बाहर जाके, थिएटर में जाके आप पिक्चर थिएटर में जाके। और एक बार मुझे याद है, वो क्या पिक्चर थी जहाँ आमिर खान तीली के साथ, रंगीला तो नहीं? नहीं, देयर वाज अनदर मूवी, अब भूल गई, पर इन एनी केस गुलाम। थैंक यू। गुलाम देखने जाना था फर्स्ट डे, फर्स्ट शो नहीं, रात का शो। फ़ोन किया नोवेल्टी थिएटर बॉम्बे में, भाई मुझे गुलाम देखनी। मैडम फर्स्ट डे फर्स्ट नाइट शो है। भैया जी कल हमारा कीमोथेरेपी है, आज हमको तो देखनी ही देखनी है। मतलब अगले दिन कीमोथेरेपी है और उससे एक दिन पहले आप फिल्म देख रही हैं। क्योंकि जिस दिन आपका कीमोथेरेपी होने वाला है उसके पहले वो ब्लड टेस्ट लेते हैं, ब्लड टेस्ट आपका सही होता है, और वो क्या काउंट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं, हर एक 21 दिन कीमोथेरेपी चाहिए। वो 21 दिन देते हैं ताकि आप एकदम यू कम बैक टू नॉर्मल। राइट। तो
व्हाट इज नॉर्मल कि अगर कल कीमोथेरेपी दे रहे हैं, आज मेरा ब्लड टेस्ट दिखाता है कि मैं एकदम अव्वल नंबर हूँ, तो आज तो बनता है ना, राइट। राइट। तो कहते तो हैं मुझे फिर से मैंने कहा ना कि आपके साथ बात करते करते मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आ रही हैं। एक आपके हौसले को देखकर याद है कि चले हो साथ तो हिम्मत न हार ना वासिफ, कि मंजिलों का तस्वुर मेरे सफ़र में नहीं। ऐसा ही कुछ लगता है कि आपके सफ़र में मंजिल का कहीं तस्वुर नहीं है। नहीं, क्योंकि कहाँ क्या पता, और छोटी छोटी मंजिल हो तो चलेगा, डेस्टिनेशन छोटी छोटी, पर जो अंत में जो गोल है क्या पता वो कब है, कहाँ है, कब कोई है, पता कहाँ है। उसके बाद मुझे नीरजा जी बताएं, मतलब चूंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन हाँ इस जी। कम वक्त में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कीमोथेरेपी चलती रही, हाँ जी। जिंदगी आगे बढ़ती रही, हाँ जी। तो उसके बाद क्या चीज़ है, क्या इसको सबकॉन्शियस माइंड कहें हम, क्या इसको हम ये कहें कि उस इनेट स्पिरिट पर, उस खुदा पर, उस भगवान हाँ पर, जी। उस जीसस पर, उस हाँ। वाहेगुरु पर, जिस पर भी सब आपका पे यकीन वो है, मेरे, जिस पर भी आपका वो यकीन है, सब मेरे मुझे ये बताएं फ्रेंड्स हैं। मुझे ये बताएं कि कीमोथेरेपी के बाद डॉक्टर्स ने एक मियाद मुकर्रर की होती है, कितने साल जो है आप जो है दुनिया में रहेंगी, इसके बाद जो है फिर आपने, अक्सर यही कैंसर पेशेंट को बताया जाता है। हाँ। तो ऐसा कुछ आपको भी बताया गया कि इतने महीने, इतने साल, इतने दिन? पहले बताते थे कि 1 साल या अच्छा 2 साल, बहुत ज़्यादा हुआ तो 3 साल तक आप जिएंगे। हाँ, फिर मैंने पूछना ही छोड़ दिया। यही मेरा सवाल है कि मैंने किस तरीके से छोड़ दिया। एक कैंसर पेशेंट या किसी भी दूसरे खतरनाक मर्ज से जो शख्स लड़ रहा है, कैसे वो अपने अंदर वो हौसला लाए, वो हौसला पैदा करे, जिससे डॉक्टर तो कहें कि आप 1-2 साल जीने वाले हैं, लेकिन अगला सालों साल जिए। सबसे पहले लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हंसते मुस्कुराते रहिए। पहली चीज़ है कि अगर आपको कुछ हो रहा है, आप सोचिए, अब कैंसर, ओह पसीने निकलते हैं, मैं टेबल या चेयर या किसी भी चीज़, आपके बटन की बात करूं, कुछ नहीं होता, सेल फोन की बात करूं, कैंसर। भाई आप रिमेंबर वन थिंग कि दिस इज द बर्डन। जनरेशन्स के बाद लोग कह रहे हैं कि कैंसर ने ये किया, वो मरा, ये हुआ, वो, पर आजकल एडवांसमेंट ऑफ साइंस, तो क्यों घबराना। तो पहली चीज़ है कि अगर आपको कैंसर हुआ है या कुछ भी तकलीफ हुई है, आप सोचो कि वो खाली एक शब्द है, बस शब्द से आगे शब्द। और जो भी मीनिंग हम देते हैं, वो तो शब्द है, लेटर्स ABCDE CANCER HAPPY, वो तो शब्द है। बिल्कुल। दूसरी बात, अगर कुछ हो भी गया तो ये मत सोचो कि दिस इज द एंड ऑल एंड बी ऑल, कि अंत हो गया है, अंत हो गया, जिंदगी खत्म हो गई, मैं चली मीना कुमारी टाइप, खत्म हो गया है सब कुछ, मैं राख बनने वाली हूँ, नहीं। उस वक्त हमें क्या सोचना चाहिए कि दिस इज नॉट द एंड ऑल एंड बी ऑल ऑफ इट, ये खाली एक छोटा डेटूर है। भाई आप कहीं जा रहे हो तो ये नहीं सोच सकते कि वो सिटी इतनी क्राउडेड है कि मुझे उस तरफ पहुंचना है, मैं सिटी के थ्रू क्यों जाऊं। बिल्कुल। मैं डेटूर लूंगी, बाईपास लूंगी, और वहां ही पहुंचूंगी जहां मुझे पहले पहुंचना था। बिल्कुल। सो 3 चीजें, एक खाली शब्द है, जो भी हड्डी टूटी है, ब्रोकन बोन, आजकल बड़े बड़े शब्द के साथ, टाइफॉइड, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, इट्स ओनली अ वर्ड, सिर्फ आपके जहन में है। हाँ, और जो ट्रीटमेंट है खाली बाईपास या डेटूर है, और लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि ख़त्म तो ज़िंदगी को होना ही है, जब होगी ज़िंदगी को ख़त्म तो होना ही है, मगर ख़त्म होने से पहले हाँ। ऐसी छाप, ऐसी मिसाल दुनिया में छोड़ कर जाइए कि लोग आपको याद रखें आपके जाने के बाद भी, न कि ये हो कि आप अपनी ज़िंदगी को जो है एक कमरे के अंदर जो है मरकूज़ कर दें, बंद कर दें अपनी ज़िंदगी को, हंसना छोड़ दें, मुस्कुराना छोड़ दें, उन लोगों के बीच में जो लोग आपकी ज़िंदगी की अहमियत को समझते हैं, हाँ। उनके बीच में जीना छोड़ दें। ऐसा आप न करें, बल्कि यूँ करें कि कैंसर है, चाहे क्या कहते हैं, उससे बड़ी कोई बीमारी है, आप लड़ना शुरू करें। हौसला और हिम्मत जो है वो भगवान आपको दे ही देता है। हम होंगे कामयाब। तो मैंने क्या किया, मैंने काउंसलिंग शुरू की। अब देखिए, राइट इन द बिगनिंग हमने क्या कहा था, और आपने ही बताया था कि ये सब लिखा हुआ था पहले से। काउंसलर तो मैं थी,
स्कूल में काउंसिल किया है, टीचर तो मैं थी। अब मेरी फरवरी में डायग्नोसिस हुई। मेरे मास्टर जी मुझे कहते हैं, अरे मेरे फ्रेंड का एक रिलेटिव आया है कलकत्ता से तेरे हॉस्पिटल में। तेरा हॉस्पिटल क्यों? क्योंकि मैं वहाँ डायग्नोज हुई थी। तो ज़रा देख ले उसको। क्यों? क्योंकि मास्टर जी ने देखा, जैसे गई थी मैं हंसती वस्ती, मैं जाती थी बॉम्बे, सर्जरी किया वापस, कीमोथेरेपी किया वापस, रेडिएशन के लिए बच्चों छुट्टियों के साथ वापस, और मैं वैसी की वैसी खाली, बाल गिर गए थे। मैं गई तो एक मुस्लिम कपल था, कलकत्ता से आए हैं, और वो बिस्तर के ऊपर बड़े, ही वाज लुकिंग यू नो, ऐसे बैठे हुए थे, बड़े कमज़ोर से, बड़े परेशान से, और परेशान थे, मुझे छोड़ दो, मुझे मरने दो टाइप्स। और जो उनकी बीवी थी, दुपट्टा पहना हुआ था, वो रो रही थी दुपट्टे के अंदर। जब मैं अंदर गई, फिर मैं अंदर गई, फिर मैं बातचीत शुरू की, और आप मानोगे नहीं या मान भी लो कि 15 मिनट में वो ऐसे बिस्तर पे ठाठ से बैठे थे जैसे कि पठान बैठते हैं। और जो बीवी थी वो भूल गई कि वो रो रही थी, वो भाग रही थी मेरे लिए चाय बनाने और बिस्किट ढूंढने, और हम तीन पुराने दोस्तों की तरह गप्पे मार रहे थे। दिसंबर ऑफ 1998, द सेम ईयर, फरवरी में मेरी डायग्नोसिस हुई। तो बस दैट वाज माय फर्स्ट काउंसलिंग। वहाँ से आपको समझ में आया कि शायद भगवान ने मेरे लिए है कुछ, कोई और फील्ड जो है, कोई और मैदान मेरे लिए चुन लिया है। अब मैं जानना चाहूँगा कि ये सब इतना सब कुछ हो रहा है, इस वक्त भी क्या कीमोथेरेपी चल रही है? इस वक्त भी क्या वो सब चीज़ें चल रही हैं, या अब ये सिलसिला बंद हो चुका है? मेरे लिए कि आपके लिए? अच्छा, तो पहली 98 में डेफिनेटली सर्जरी, मेजर सर्जरी हुई, 6 कीमोथेरेपीज, 38 रेडिएशंस हुए, ख़त्म हो गए। 2004 में फिर से यहाँ वो कैंसर पेशेंट्स, हाँ, वो मरीज़ जो इस मर्ज में मुब्तला हैं, रेडिएशंस होती हैं, कीमोथेरेपी है, या बाकी तमाम इलाज जो इस कैंसर के हैं, आपके सामने जिंदा जावेद मिसाल हैं। इस मिसाल की तरफ आप देखकर समझ सकते हैं कि अगर हौसला और हिम्मत इंसान न हारे तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल। अब मैं आपसे यही मैं आपसे पूछ रहा था कि आज भी वो थेरेपीज चल रही हैं? अब वो सबसे मेरे लिए नहीं, बिकॉज आई हैव डन 1 सेशन इन 98, फिर से मैं डायग्नोज हुई थी 2004 में दोबारा, तो वही चीज़ें फिर से हुई। अब आप मानोगे नहीं कि मैं बिस्तर में पड़ी हूँ, सर्जरी ख़त्म हुई है, और किसी का फ़ोन आता है कि भाई नीरजा, मेरी बीवी डायग्नोज हुई है। तो मैंने उनको पूरा ज्ञान दिया, मेरा एनेस्थीसिया अभी निकल रहा है, अभी एनेस्थीसिया का असर ख़त्म हो रहा है, और मैं ज्ञान दे रही हूँ कि भाई ये डॉक्टर, ये यहाँ, ये अस्पताल, इनको पूछो, इनका मेरा नाम बताओ, ये सब करो, और अगर तुमको काउंसलर की ज़रूरत है, मैं आपको नाम दे देती हूँ, टेलीफोन देना। कहता है, पर मैं क्यों तुम ऐसे बात कर रही हो, हम तुम्हारे घर आ जाते हैं तुमको मिलने। तो मैंने कहा वो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मैं अस्पताल में हूँ, मेरा अभी सर्जरी ख़त्म हुआ है, आधे घंटे से मेरी एनेस्थीसिया का असर निकल रहा है। शॉक्ड। अच्छा, मैं जब वापस आ गई तो मैंने पूछा कि आपकी बीवी को फिर किसी काउंसलर की ज़रूरत पड़ी? उन्होंने क्या बोला, जब मैंने ये किस्सा दोहराया, बात तो ये कि आप बिस्तर से जब किसी को ये सुनाएंगी तो अगले का हिम्मत और हौसला तो बढ़ेगा ही। तो कहता है कि मेरी बीवी कहती कि अगर नीरजा अपने सर्जरी के बाद आपको ये सब बता सकती है और आपको हिम्मत और हौसला दे सकती है, तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। उसने मुझे इंस्पायर कर लिया। तो गॉड इज़ ग्रेट। तो उसके बाद थेरेपीज अब बंद हैं? इस वक्त मेरी बंद है तमाम थेरेपी। तो उसके बाद अब आपने एक किताब लिखी है, उस किताब का आपने नाम रखा आई इंस्पायर। ये बड़ा हौसले और बड़े हिम्मत वाली बात है। हर आदमी इस दुनिया में जो भी आता है वो आई नहीं कहता, मैं नहीं कहता, वो आप कहता है, वो तुम कहता है, वो हम कहता है, आई नहीं कहता। इसलिए नहीं कहता क्योंकि उसको लगता है कहीं गुरूर, कहीं घुमंड, कहीं क्या कहते हैं लोग इसको गलत ईगो न ले लें, ईगोइस्टिक है, ये है वो है। लेकिन आई इंस्पायर का
किताब लिखने किस्सा, का मकसद क्या है, बहुत किस्सा ही- क्या है? बहुत ही प्यारा एक्चुअली, दिस इज वेरी नाइस थिंग। एक पिंकाथॉन आपने सुना होगा, पिंकाथॉन जो मिलन सोमन ने शुरू किया है। बिल्कुल। तो ऐसे हुआ कि मैं कनेक्टेड हो गई उससे, एंड आई गॉन थ्रू ब्रेस्ट कैंसर ट्वाइस। हम्म। तो वो क्या करते हैं कि हर टाइम जिस यहाँ सिटी में, सिर्फ थोड़ा सा आपको रोकूंगा हाँ, मैं, हाँ। सिर्फ दर्शकों के लिए बताना चाहूँगा हाँ। कि नीरजा जी कह रही हैं कि 2 बार ब्रेस्ट कैंसर से उन्हें लड़ाई लड़ी है, एक बार नहीं। हाँ। और दोनों बार ब्रेस्ट कैंसर मैलिग्नेंट था, दोनों बार ख़तरनाक था, 25% सिर्फ और सिर्फ 25% चांस जीने के थे। और आज नीरजा जी आपके सामने हैं, उस 25% ज़िंदगी को इन्हें 100% कैसे किया है, शायद उसका बयान उस आई इंस्पायर में किया है। तो आई इंस्पायर की कहानी। हाँ, तो पिंकाथॉन में ये लोग, इट इज़ ब्यूटीफुल, बच्चों को, छोटे बच्चे, उनको रैप करके ये बेबी वेयरिंग वॉक करते हैं। वो लड़कियां जो देख नहीं सकती उनके लिए वर्कशॉप्स करते हैं, जो सुन नहीं, और ये लड़कियां जो देख नहीं सकती और सुन नहीं सकती, ये पिंकाथॉन में भाग लेती हैं। जी जी। नाउ पार्ट ऑफ दिस इज के जो शीरोज, एक शीरो वॉक होता है। जी जी। शीरो वॉक मतलब जो औरतें कैंसर से गुजर चुकी हैं। जी। मैं हर वक्त कहती हूँ कि मैं सर्वाइवर नहीं हूँ, मैं कॉन्करर हूँ। हम सब कॉन्करर्स हैं। तो हमारा एक वॉक होता है, और उस वॉक के बाद हमको एक मेडल पहनाया देता है, और वो मेडल के ऊपर क्या लिखा था? आई लव पिंकाथॉन। उसके नीचे लिखा था आई इंस्पायर। उसके नीचे लिखा था आई इंस्पायर। तो वहाँ से इस तो किताब, वहाँ से, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे बताया है कि मुझसे मिलके, मेरे साथ बात करके उनको हिम्मत आती है, उनको हौसला आता है। और एक अम्मी जान थी, वो मुझे कहते थे नीरजा, बिकॉज मैं उनके साथ टेस्ट के लिए, कीमोथेरेपी के लिए, सर्जरी के साथ, व्हाटएवर इट इज़, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ 24/7। जब आप चाहें फ़ोन उठाएं, जब आप चाहें मुझे बुलाएं, मैं आपके लिए हूँ, आपकी खिदमत के लिए। वो मुझे कहती थी, नीरजा मेरे लिए पहले अल्लाह, फिर तुम। अब ऐसे उनकी कहानी लोग सुन के और इंस्पायर होते, बिकॉज शी वॉज 82। तो आई डू नथिंग। मैं क्या बोलती हूँ, एक औरत थी, रो रही थी, 6-10 बारी नीडल अंदर गई उसकी कीमोथेरेपी के लिए। तो मैं उसके पास गई, मैंने कहा तेरा नाम क्या? बताया उसने। मैंने कहा, बहुत गुस्से से मैंने नर्स को कहा तू जा, क्योंकि उसने मुझे समझाया कि नीडल नहीं जा रही। फिर मैंने उसको पकड़ा, हाथ पकड़ा बहुत प्यार से। मैंने कहा कि देखो, आप अगर टेंस हो ना, तो टेंशन के साथ नीडल अंदर नहीं जाएगी। राइट। तो आप पहले अपने आप को आराम करो। फिर मैंने पूछा कि आपका इष्ट देवता कौन है? तो वो बोले अंजनेया या हनुमान। मैंने कहा अच्छा, हनुमान को बुलाओ। वो थोड़ी घबरा गई कि ये क्या बात कर रही है कि हनुमान को बुलाओ? हाँ, मैंने कहा आप हनुमान को प्यार करती हैं, आपके देवता हैं? कहते हैं हाँ। मैंने कहा फिर हनुमान आपको प्यार करता है। If you love God, If you God love will love God, you. God loves you. You love your parents, your parents love you. कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा बुलाओ और उनको बोलो कि देख, मैं इतने कष्ट समय से गुजर रही हूँ, इतने मुश्किल हालात से गुजर रही इतनी हैं। मुश्किल हालात से गुजर रही हूँ, कुछ कर। तो मैंने कहा अब आंखें बंद करो, थोड़ा उनको बुलाओ। फिर मैंने कहा आप रेडी हो? और उसके साथ हर वक्त बैठी रही, हाथ पकड़ा रहा। मैं उसको बुलाऊं? कहते हाँ। मैंने नर्स को बुलाया, मैंने कहा देख बेटा, बहुत आहिस्ते से। और मैंने उसको बोला कि जैसे एक गरम छुरी मक्खन में जाती है, जी जी, आप विजुलाइज करो कि ये नीडल उसी तरह आपकी वेन में जा रही है। रिलैक्स करो, सब ठीक हो जाएगा। एंड यू वोंट बिलीव इट जुनैद, एक ही ट्राई में नीडल अंदर चली गई। वो मेरा हाथ पकड़ के चूम के रो के बोल रही थी
थैंक यू। मैंने कहा मैंने तो कुछ किया नहीं। कहते नहीं। मैंने कहा कुछ नहीं मैंने किया, ये तो अंजनया ने किया है, ये तो उस भगवान ने, ये उस तो खुदा ने भगवान किया है ने जिसको किया है, जिसको खुदा जिसमें ने तुम्हारा किया यकीन है। है, तू नहीं बुलाया था, हम्म। उन्होंने कर दिया। अब मुझे किस चीज की खुशी बेहद हुई कि इसने ट्राई किया, हो गया। अब इसके परिवार में, बच्चों में या कम्युनिटी में अगर किसी को कोई तकलीफ है, ये क्या बोलेगी? कि खुदा को बुलाओ। वही उसी खुदा को बुलाओ खुदा जिसमें को तुम्हारा बुलाओ। यकीन है। अरे नीरज जी, ये तो वो बात, ये तो तमाम बहुत सारी और भी आपके पास ऐसी कहानियां होंगी हाँ जिससे जी। लोग इंस्पायर होंगे, जिससे हाँ जी। जिसको पढ़ने के बाद लोगों को ये पता चलेगा कि किस तरीके से इंसान मौत से लड़ सकता है, किस तरीके से इंसान मौत की लड़ाई में कामयाबी हासिल कर सकता है। नीरज जी, एक आखिरी सवाल अब आपसे पूछना चाहूँगा, कहिए। उन तमाम दर्शकों के लिए जो आपको देख रहे हैं, जो आपसे मुझे उम्मीद है कि इंस्पायर होंगे आज, कि ये आगे ज़िंदगी में, इस सफ़र में और क्या कुछ आपने अब सोचा है, क्या कुछ आपने प्लान किया है? मैं 60 साल की जब हुई तो मैंने साइकिलिंग शुरू की। 60 साल की उन्होंने साइकिलिंग हाँ। शुरू की। तो आप देख सकते हैं कि एक पिक्चर है हम्म। यहाँ। तो सब मुझे पूछते हैं तू 60 साल की बुढ़ी हो गई है, हम्म। मत मारी गई है तेरी, हम्म। साइकिलिंग करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये है, हाँ जी, ये वाली पिक्चर, ये जो ये आपकी वाली पिक्चर है। पिक्चर। हाँ, और वो मिलन है अच्छा, ये आपके पिंकथॉन husband के, हैं। अच्छा, जिन्होंने वो- ये द मिलन सोमन जिन्होंने पिंकथॉन शुरू किया। अच्छा, ये है, ये Now, basically- how did I get inspired? हम्म। इंस्पायर तो सब जन होते हैं। जी। मिलन की माँ ने at the age of 60 she started trekking। अब 60 साल की उम्र में ट्रैकिंग शुरू की उन्होंने, और अब 100 किलोमीटर ट्रैकिंग करती हैं। तो जब मैंने ये सुना, मैंने कहा कि मैं भी 60 साल के उम्र में साइकिलिंग करूंगी। कुछ तो करूंगी अलग, हट के। तो मैंने शुरू कर दी। तो अब आगे सफ़र में क्या कुछ होगा? बस अब मैं 5 जून को आई वांट टू ट्राई एंड रन 5 किलोमीटर। अच्छा। हाँ, वो अब मेरा गोल है कि मैं 5 किलोमीटर रन करूँगी। मैं काउंसलिंग करती जा रही हूँ, लोग घर आके मेरे से काउंसलिंग लेते हैं, खाली कैंसर के बारे में नहीं। क्योंकि जब परिवार देखते हैं कि हाँ, ये मुझे पूछते हैं कि अच्छा हम तो ठीक हो गए, पर अगर हमारे बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है या कोई और अनरिलेटेड टू कैंसर, आप बात करोगे? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं। जब एक दुखित दिल के प्रॉब्लम्स होते हैं, जी जी। खाली एक बारी किसी से शेयर करने से वो प्रॉब्लम्स, वो क्या कहते हैं कि जब तुम रोते हो तो अगर तुम शेयर करो तो आधा हो जाता है आपका दुख, बिल्कुल। और अगर आप हंसते हो तो फिर डबल हो जाता डबल है। हो जाता है, बिल्कुल। और हम तो जेमिनी हैं और बच्चे ट्विंस हैं, सो एवरीथिंग कम्स इन टूज। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने ज़िंदगी में जो है अब ये फैसला कर लिया है कि लड़ाई तो मैं जीत चुकी हूँ, बिल्कुल। और लेकिन जो इस मर्ज़ में मुब्तला है, जो हाँ, जिसको उनके लिए कैंसर हूँ है मैं। या उसके अलावा कोई उससे बड़ी बीमारी है, आप I am- उनके लिए अवेलेबल हैं। हाँ जी। आप 24/7, जैसे आपने खुद कहा, Absolutely, आप अवेलेबल हैं, और आप उनकी काउंसलिंग भी करेंगी और आप उनको वो हौसला देने की भी कोशिश करेंगी जिस हौसले से वो आने वाले वक्त में अपनी ज़िंदगी को ज़ाया न करें, बल्कि खूबसूरत ज़िंदगी जीकर लोगों के बीच हंसते में हंसते, गुलाबों की तरह महक हंसते जो है बिखेर कर इस दुनिया से बिल्कुल। रुखसत हो जाएं। एकदम। नीरजा जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, आप यहाँ आई और आपने इतनी खूबसूरत बातें की। बातें आपसे तो और भी बहुत करनी थी, लेकिन चूंकि हमारे पास वक्त बहुत कम रहता है, उस महदूद वक्त में भी हमने कोशिश की हाँ जी। कि हम आपसे वो तमाम बातें कर सकें और लोगों तक Thank वो तमाम बातें पहुँचा सकें जिससे उनको हौसला और हिम्मत मिले। इससे पहले कि हाँ। मैं आप लोगों से इजाज़त लूँ,
मुझे फिर से याद आया कि वही है साहिब इमरोज़ जिसने अपनी हिम्मत से ज़माने के समंदर से निकाला गौहर फ़रदा। यही कुछ नीरजा जी ने किया है। हमने आज बात की नीरजा जी से, हम उम्मीद करते हैं कि आप तक वो मैसेज नीरजा जी का पहुंच गया है जो मैसेज नीरजा जी पहुंचाना चाहती हैं। मैं फिर हाज़िर हूँगा आपके पास एक नई शख्सियत के साथ, मैं फिर हाज़िर हूँगा एक नई शख्सियत के साथ, एक नई बात के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।